बताइए, जिस मौके को परिवार के साथ खुशियां मनाया जा सकता था, टीचर के साथ, अपने अभिभावक के साथ खुशियां मनाया जा सकता है, उस समय बच्चे रात को यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे इसको, बातचीत के लिए आए हैं बच्चे और ये चाहते हैं कि एसएससी की तरफ से कोई आए अधिकारी और इनसे बात करे। क्या आपका मतलब? क्या गरीब को न्याय मिल रहा है? बताइए, 100-200 रुपए की चोरी करने वाला 10-10 साल से जेल की सलाह काट रहा है। हजारों हजार करोड़ की चोरी करने वाला जो संसद में बैठे नियम बना रहा है। बताइए, एक गार्जियन की ये आक्रोश है, गार्जियन की ये अंदर की भड़ास है, जिसके बच्चे 9-9 साल तक तैयारी करते हैं। देश की अभी देश पूर्णतः आजाद नहीं हुआ है, जिससे तो अच्छी अंग्रेजों के जमाने में ट्रांसपेरेंसी थी। अंग्रेज तो चले गए, ये अपने बहनचोद दोगलों को छोड़ गए। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, न्याय मिलेगी और न्यायपालिका पे दोगलों को छोड़ गए, जो उनसे जो हाइब्रिड पैदा हुए वो देश चला रहे। न्यायपालिका पे उम्मीद। जो आश्वासन मिला आपको एसएससी ऑफिस की तरफ से, क्या लगता है बच्चों को उससे न्याय मिलेगी? हाँ मिलेगी, और बाकी कोर्ट बैठी है न्याय के लिए। हर चीज देखिए एक दिन में नहीं मिलती है कि हम गए। आप भी अगर ये सोच के आए थे कि आज जाएंगे और सब कुछ छीन के ही लाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे ही चीजें मिलेंगी। लेकिन आज एक थोड़ा विश्वास लेकर के हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और शायद अगर ये नहीं रहा तो एसएससी को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जितने बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, इसके 10 गुना बच्चे यहाँ पर दिखेंगे। ये हर बार का इसका ये हो चुका है, ये एसएससी चोर कमीशन का। 23 में भी ये 4 क्वेश्चन गलत करती है और फिर ये 24 में इसका इतना चौड़ा हो जाता है कि 19 क्वेश्चन गलत करती है। जो बच्चा 166 रैंक पे था वो आज मेरिट लिस्ट में ही नहीं है। और ये देखिए 180 का कोई पेपर होता है, आपने 100 मार्क्स का मैथ दिया होगा, उसमें 190 तो नहीं आगे होंगे आपके, 110 तो नहीं आए होंगे। फुल मार्क्स में फुल मार्क्स ही आ सकता है, उससे 187 आया हुआ है। ठीक है, 180 से 187 आ चुका है। और कई बच्चे का तो इनका 344 था, वो 0.5 से छूट चुके हैं, है ना। तो ये तो पूरा एकदम मेरिट लिस्ट ही। ऐसे कैंडिडेट। बताइए कि ऐसा रिजल्ट जिसमें मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ गए, आप बताइए एक ऐसा रिजल्ट बन रहा है इसमें जो आपका फुल मार्क्स होता है उससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है। इनका टियर 1 से खेला स्टार्ट हो जाता है, फिर टियर 2 तक चलता है। न इनके पास सेंटर मैनेजमेंट सही से हो पाता है, न इनके किसी भी तरीके से आप एग्जाम दो। इस बार आप चेक कर लेना, टाइपिंग बच्चे दोबारा दिए हैं। आप सबको पता होगा कि कई टीचर्स भी, हम में से मैं भी कईयों बार यहाँ ऑफिस आके चला गया कि हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, चेयरमैन साहब से मिलना है, बट कोई मुलाकात आज से पहले नहीं हुई थी। बट जब आज हम सारे टीचर्स यहाँ आके बैठे और आप सब लोग आए, तो जो एक कलेक्टिव आवाज उठी कि भाई अब तो हमें मिलकर जवाब चाहिए। जो इस जवाब की हम तलाश में थे कि एसएससी ये मानती भी है कि वो गलत है या नहीं, तो वो चीज आज हो पाई आप सबकी बदौलत और सब शिक्षकों की बदौलत कि मिल पाए चेयरमैन साहब से। और वो भी छोटी मीटिंग नहीं, पहले ये जरूर कहा गया कि हाँ भाई 5-7 मिनट आप जो कहना है कह लीजिए, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा वहां पे बैठे और बैक टू बैक बात हुई, हर टॉपिक पे बात हुई। उन्होंने खुद कहा कि ये जो अनफेयरनेस है ये सब हम एक्सेप्ट करते हैं, बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने उनको सारे ऑप्शन दिए। हमने कहा कि आप ये ओवर एज वाले बच्चों को लास्ट तक लेके गए, नॉर्मलाइजेशन, इस पे आपको रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। इस पे भी उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, मना कर दिया कि अभी नहीं बोल पाऊंगा, आप मुझे लिखित में दे दीजिए और मैं उस पर सोचूंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई आप इन बच्चों का, जो बच्चे 344 नंबर लाके भी बाहर रह गए, आखिरी अटेम्प्ट था, इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ये सरकार के हाथ में या फिर कोर्ट हमें आदेश करे। पहले ये कहा, हमने कहा हम सरकार से बात करेंगे, सरकार से ये कहलवाएंगे। लास्ट में उन्होंने धीरे से ये कह दिया कि कोर्ट से काम जल्दी हो जाए। ये उनके सब थे, जो एज इट इज उनसे बात हुई वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कोर्ट अगर हमें कहता है तो हमें आपत्ति नहीं है, हम इस पे तैयार हो जाएंगे कि बच्चों को एक अटेम्प्ट और मिल जाए, क्योंकि गलत तो हुआ है। वो हर एक बात पे मान रहे हैं। इनफैक्ट आप जिन हम सोच रहे थे कि सवाल गलत आए, अभी तक हम भी यही सोच रहे थे कि चेयरमैन को मतलब नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है, तो उनको गलत सवालों में 7-8 तो उन्होंने हमें बता दिए कि 14,3 वाला सवाल सही हो सकता था, बट वो कह रहे थे ये चेयरमैन नहीं सही करता, ये जो आंसर की चेयरमैन नहीं बनाता है। अब ये बन गई और रिजल्ट रिवाइज हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बट मैं आपको वादा देता हूं कि आज के बाद कोई सवाल गलत नहीं आएगा। ये कम से कम 5 से 7 बार बोला है, और भी लोग गवाह हैं, तुषार है यहाँ पे, भाई जिस बात पे गलत लगे वो बता देना। इन्होंने खूब लड़ा, ये भी थे, इन्होंने खूब कहा, इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा तो भविष्य चला गया, 2023 में आपने चला दिया, 2024 में अब आपने ये कर दिया। फिर बात आई नॉर्मलाइजेशन की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वादा देता हूं कि आज के बाद मेंस कभी 2 शिफ्ट में नहीं होगा। ये भी बोला कि बात चल रही है इसकी। एक उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमने
आगे डाला हुआ है सरकार को कि फॉर्म फीस बढ़ा दे, ताकि ऐसा ना हो कि 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें व्यवस्था उतनी ज्यादा करनी पड़ जाती है और हम जो है कम बच्चे फॉर्म भरे, 36 लाख के बाद पहुंचते 18 लाख हैं, तो हम इस पे भी सोच रहे हैं। ये बात थी नॉर्मलाइजेशन पे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस पे भी पूछ सकते हैं बीच में। हाँ, डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ। हाँ, एक हमने कहा कि एक बच्चा एमटीएस की नौकरी ले रहा है, उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, सीएचएसएल की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले सीजीएल होगा, सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, फिर सीएचएसएल, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको सीजीएल में नौकरी मिल जाती है वो सीजीएल फिर भरेगा नहीं सीएचएसएल, फिर एमटीएस होगा। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे कि एमटीएस का पेपर सीजीएल के लेवल से ऊपर आ रहा है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल टीसीएस नहीं बनाएगी, ये खत्म कर दिया। इस पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पे उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप से जेई का जिक्र करा, बोले आप अपना छोड़ो, सीजीएल का जेई में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। जेई वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज पे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स टू ऑल देना है और किसको नहीं देना है। अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो एमटीएस में, तो उन्होंने कहा इस पे हम सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को खत्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं इस पे ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूं, वो मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले हैं, 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है, तो इस पे उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे। नॉर्मलाइजेशन नया फॉर्मूला जो, हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से बिहेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है, मे भी हम परसेंटाइल ले आए जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट ना करे, ये बात बोली। और किसी बात पे बात, फाइनल आंसर की वाली बात हो गई, क्या थी कि 2 दिन पहले आप फाइनल आंसर की, एक हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चे को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना, ये भी बात हुई। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी कंक्लूड बात नहीं, कितने गुना बच्चे प्री में क्वालीफाई करेंगे, इस पे कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़ें आ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब वो जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है, तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं, इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर एक क्वेश्चन, हाँ, एसएससी की वेबसाइट पे साफ इनका रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है, उसमें साफ लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की दोनों चीजों पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाई? नहीं, चेयरमैन के सिग्नेचर होना और एक बनाना, देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। अब बहुत सारी चीजें जब आप एक लेवल पे आके बैठ जाते हो, तो आप साइन करते वक्त सारे आंसर्स वेरीफाई नहीं कर रहे हो। जिम्मेदारी तो इन्हीं की हो गई ना। नहीं, जिम्मेदारी हो गई है, मैं मानता हूँ, तो मान रहे हैं इस बात को, तो अब कह रहे हैं, लेकिन अब तो अब इसका रास्ता, मेरी बात तो सुनो, अगर एसएससी को 2024 में झुकाना है और मजबूर करना है, और वो करना भी चाहिए हमें, क्योंकि हम सारी बातों पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ताकि रिफॉर्म्स आए भी, तो उस रिफॉर्म्स का आधार 2024 ही है। आप ये नहीं कह सकते कल को कि भाई 2025 में ऐसा कर देना, वो कहते हैं ठीक है कर देंगे, अभी भी तो कहा ही, खुद कहा है अभी पड़ेगा सर, फिर से बैठना पड़ेगा 24 में। डीवी मैं वही भी रह जाता है एक तुम्हारा डीवी वाला भी पॉइंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना, तो बिल्कुल बैठना बिल्कुल पड़ सकता है, और अभी हमें कोर्ट में भी बहुत फास्ट प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम इनको झुका पाए। जो इन्होंने वास्तविक ग्राउंड पे गलती की है उसमें तो सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई आप कोर्ट में कहो, और हमारे पास भी उन्होंने खुद कहा, मैंने आपके पास क्या जवाब है, मैंने नहीं पूछा उनसे, पूछा भाई, मैंने कहा आपके पास जवाब क्या है, आप कोर्ट में क्या जवाब दोगे कि आप 800 बच्चों को डोरे दे? उन्होंने कहा यही देंगे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सुधार हुआ ही नहीं। वो बहुत सारी चीजों में खुद बोले कि ये सारी चीजें पहले से खराब चलती आ रही है, तो मैं भी यही जवाब दूंगा। तो इस जवाब पे तो कोर्ट कन्विंस होने वाली है नहीं कि इस जवाब पे कोर्ट कन्विंस हो जाएगी।
सर एग्जाम सेंटर में तो कीबोर्ड वगैरह चलते हैं इस पे भी बात हुई, बोला नहीं भाई कि, तो उन्होंने इस पे ये दिखाया कि इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पे भी हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, पैसे बढ़ाने वाली बात की, और एक ये कहा कि हम दूसरा कीबोर्ड भी रखें, दूसरी चीजें भी रखें। हाँ, अब स्टैटिस्टिशियन इन्वेस्टिगेटर वाले इनकी डिमांड थी कि भाई, मैंने उनको यही कहा कि यूपीएससी ने अभी इतना हार्ड कर दिया फॉर्म भरना कि वो फॉर्म में हर चीज की डिटेल ले रहे हैं, बट आपके यहाँ कोई अगर कैटेगरी भी अपनी अलग भर देता है तो वो लास्ट तक पहुंच जाता है। तो उस पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप ये जो जितने भी पॉइंट बता रहे हो कि कौन कौन लोग भर्ती हैं, आप एक ये लिस्ट ले आओ और मुझसे दोबारा मिल लो, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं जितनी भी ये खामियां इनको दूर कर दूं। खुद बोला ये बात कि आपको जो लग रहा है अभी आपके दिमाग में सारी अभी आ भी नहीं रही होंगी, आप सब लोग बात कर लो जितनी भी है। और जो आप कह रहे हो कि इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वो इसलिए नहीं आ सकती, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे और भी होंगे जो उस लिस्ट में चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना 30 साल बाद वाला बच्चा ही जेएसओ ले रहा है या एसआई ले रहा है, कोई भी बच्चा ले सकता है, किसी की भी स्टैटिस्टिक्स ठीक हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि उसको उसमें कोई नीची पोस्ट मिल गई हो और इसमें ना मिली हो, क्योंकि आपकी कट ऑफ तो कम जाती है, तो इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। सर ये डीओपीटी में इन्होंने बोला ना कि डीओपीटी में मत जाओ, आप कोर्ट चले जाओ, जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको हम जानते हैं कोर्ट से जल्दी होने वाला नहीं है, तो ये ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि जो एक अटेम्प्ट वाली बात है वो जल्दी कराना मेरे ऊपर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं करवा दूंगा। डीओपीटी का कोर्ट की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं कि जो चीजें उन्होंने बोली हैं और जो आपको दिखती हैं कि कोर्ट से हो सकती हैं, तो मैं जरूर कराऊं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। नहीं पहुंचे इसलिए रोक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डीओपीटी तक एसएससी ने जो मिस्टेक करा है ये पहुंचे नहीं डीओपीटी तक। ना, वो जैसा उनकी बातों से लगा और जैसा उनसे बात करके लगा कि ही इज द मोस्ट जेन्युइन गाय, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो कह रहे हैं तुम सरकार से जाके मिलो, तुम डीओपीटी से जाके मिलो, मेरे हाथ में जो है मैं खुद इस दुख को समझता हूं और जितनी चीजें मेरे बस में होंगी मैं वो सब ठीक करूंगा हर हाल। नेक्स्ट 2023 स्टे के बारे में सवाल ही नहीं उठता, साफ मना कर दिया, बहुत बोला, नो बोले, नो NO बड़ा ये बोला। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला, मैंने तो 8-10 बार बोली बात, आप पूछ सकते हो, यहाँ पे 3 लोग और भी हैं, आप लेकिन एक चीज और हम लोग सारे टीचर्स एक और अपॉइंटमेंट लेंगे, बिल्कुल 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेंगे, जो सारे टीचर्स में आगे 10 दिन के अंदर उन्होंने एक बात बोली है कि आप 6 रिफॉर्म्स बताओ, हम 10 करने के लिए तैयार हैं, हम 10 क्या 12 बता के आएंगे, करो तुम लोग। नहीं, बीच में भी मिलते रहेंगे। अब जब वो ये कह रहे हैं कि उनको इससे आपत्ति नहीं है, आप समझाओ उनको कोई भी बात, उनको मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने खुद ही बोला कि अभी 2 महीने लगेंगे इन चीजों को ठीक करने में, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं पूछ पाया, बट मुझे लगता है 2 महीने बाद ही आएगा नोटिफिकेशन। मैंने ये भी कहा कि आप उसमें नोटिफिकेशन में ये तक नहीं देते मेंस कब लेंगे, बोला ये हमारे लिए मुश्किल है, नहीं हो पाता। अब एक बार थोड़ा सा सारे सुन लीजिए बहुत ध्यान से, कि जो भी बातें उन्होंने कही है ना, तो हम 100% इस बात पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों के एक बात को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और वो ब्रह्मा की लकीर है और वो सत्य होगा ही होगा। दोबारा भी आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये क्या होती है, आप समझो, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर आए हो ना, 2 चीजों के कारण आए हो। एक तो मतलब मान लीजिए जो आपके साथ में विश्वासघात हुआ है वो, और दूसरा जो हमने बुलाया हमारे ऊपर में विश्वास करके आए हो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इन्होंने जितनी भी बातें यहाँ पर कही हैं, अभी तक इन्होंने रिटर्न में कहीं पर कोई भी बात नहीं दी है। और हमारा ये डिमांड भी था कि आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नोटिस को रिटर्न फॉर्मेट में ला करके दो कि हाँ हमने सारी बातें सुनी और इसके ऊपर में कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। तो उनका ये कहना फ्यूचर की बातें और इसके ऊपर में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट मैं आप लोगों को एक बात कहूँ कि भाई मैं खुद इस बात पे बिलीव में नहीं हूँ। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आज से 7 दिन, जब वो कह रहे हैं कि आप जब भी मिलने आओ हमारे दरवाजे खुले हैं और हमसे मिल सकते हैं, तो आज से 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन के अंदर में वापस में हम सारे टीचर सारे के दोबारा मिलेंगे। हम अरे बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। मैं एक चीज कहूंगा, देखिए जिंदगी में बहुत सारी जंग लड़नी पड़ेंगी, भारत को भी आजादी मिली थी और छोटी छोटी चीजों से खुश होकर हिम्मत भी बढ़ानी पड़ेगी। आज हम मान लेते हैं कि उसकी कोई बात सत्य नहीं है, बट अब मैं इतनी बात सोच के सेटिस्फाई हूँ कि जब इतने लोग आए तो मजबूर होना पड़ गया मिलने के लिए। अभी सबसे पहले जो है वो ये है कि आज से हफ्ते भर के बाद में दोबारा से हम मीटिंग करेंगे और सारे टीचर साथ होंगे उसमें, सारे टीचर साथ होंगे, ठीक है। तो हफ्ते भर के बाद में सारे टीचर्स इतनी गर्मजोशी के साथ में मीटिंग करेंगे और अगर जरूरत पड़ी
मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर इसका 5 गुना बच्चा हमें चाहिए, बिल्कुल 5 गुना। और इसका 5 गुना बच्चा हमें चाहिए, और जो रिफॉर्म्स नहीं भी हम वो भी करवा करके मानेंगे, लेकिन आप लोग साथ हैं, है ना? जो आश्वासन मिला आपको एसएससी ऑफिस की तरफ से, क्या लगता है बच्चों को उससे न्याय मिलेगी? हाँ मिलेगी, और बाकी कोर्ट बैठी है न्याय के लिए। हर चीज देखिए एक दिन में नहीं मिलती है कि हम गए, आप भी अगर ये सोच के आए थे कि आज जाएंगे और सब कुछ छीन के ही लाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे ही चीजें मिलेंगी। चलिए अविनाश सर मिल के आए एसएससी ऑफिस से और कहना है कि उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है और बच्चों के हित में ही काम किया जाएगा। ऐसे फिर से ये लोग आएंगे एक बार मिलने और फिर से इकट्ठा होंगे। क्या लगता है सर, जो निर्णय हुआ है एसएससी ऑफिस की तरफ से, जो बात हुआ है, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा बच्चों को? अगर इम्प्लीमेंट मैं यार बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं करता हूँ, देखो सच बताऊं तो, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी बातें और उनकी एक्शन में बहुत फर्क होता है, लेकिन आज एक थोड़ा विश्वास लेकर के हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और शायद अगर ये नहीं रहा तो एसएससी को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जितने बच्चे यहाँ दिख रहे हैं इसके 10 गुना बच्चे यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। अंदर से देखो, पहली बात तो 2 चीज है, क्लैरिटी मिली है। मैं आपके सवाल का जवाब सुनो, एक सेकंड, नहीं नहीं समझता हूँ, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, अरे एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ यार। सबसे पहली बात, आपका जो होप था वो ये था कि शायद चेयरमैन कुछ ऐसा कह दें कि 2024 में वो अपनी तरफ से कुछ करने वाले, तो आप ये कह रहे हैं ना कि 2024 वालों का कुछ नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा इशारा समझते हैं तो शायद थोड़ी इतनी बात समझ लीजिए कि उन्होंने ये कहा हमारे हाथ में खुद से करना नहीं है, लेकिन अगर कैट आदेश देगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और वहां हम लड़ेंगे। और वहां पर भी सर ने एक बात कही कि हम जितनी हो पाएगी, पहली बात 2 चीज हो सकती है, एक तो रिजल्ट में थोड़ा सा रिवीजन, और दूसरा कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, और एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पे हम बहुत जोर डालेंगे, इतना कि एक बच्चों को मिल पाए, ठीक है भाई। तो हम सारी चीजें नहीं कर सकते, बट कैट के अंदर में हम इस चीज को फाइल करके और इसका मेरे भाई यहाँ पर उपाय जरूर निकाल सकते हैं। तो ये चेयरमैन के हाथ में नहीं है, तो हम गलत जगह सर तो नहीं पटकेंगे, जहां पर है वहां पूरी ताकत लगाएंगे, अच्छा से अच्छा वकील करेंगे और उस पर हम जो है पूरा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। मतलब अब ये आगे का एक्शन ऑफ प्लान नहीं खटखटा, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे का एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा बच्चों के? सर तो वो धीरे धीरे अपडेट करेंगे आपकी तरफ से। आज कैसे कह सकते हैं, क्या पता हमें न्याय मिल जाए। और मैं पहले शुभ बातें क्यों करूं, बिल्कुल मैं तो हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलूंगा कि अगर सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो वहां पर उनका रिजल्ट कन्वर्ट हो, मतलब भविष्य में बच्चों के हित में ही रिजल्ट आएगा और आप लोग इसके लिए पॉजिटिविटी के साथ में यहाँ पर आए तो एक पॉजिटिविटी लेकर के जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ कन्वर्ट तो सर तमाशा बहुत बड़ा होगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइपिंग में 5% से फेल करते, 5% अगर टाइपिंग में आप गलत करोगे, उससे ज्यादा अगर करोगे तो आप एग्जाम से फेल हो, लेकिन ये 5% क्वेश्चन गलत कर चुके हैं, फिर भी ये और उसके बाद ऑप्शन चेंज करते हैं। इनका क्या होता है, पहले एक टेंटेटिव आंसर की आती है, उसमें कुछ ऑप्शन दिया इन्होंने आंसर, तो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला तो ये चेक नहीं करते, बोले इसका आंसर अब ये कर दो। लोगों का क्या है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन चेंज कर दिए जो पहले सही थे, तो वो लोग कोई 1 नंबर से बाहर हो गया, कोई 2 नंबर से बाहर हो गया। कंप्यूटर का बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो इन्होंने चेंज कर दिए। पहले आंसर कुछ और था, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला तो पहले जो आंसर था वो सही था, उसको उठा के बदल दिया। मेरे दोस्त के 347 मार्क्स से उसे ऑडिटर मिलती, इन्होंने एक कंप्यूटर क्वेश्चन था सीपीयू, उसका आंसर सही था, उसको गलत दिया है। वो कंप्यूटर सही आंसर सीपीयू का सही आंसर, मैंने सारे टीचरों को दिखाया था, उन्होंने गलत दिया उसका, उसके 15 से उसके 12 हो गए। क्या लगता है इसमें क्या हो रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है? इन्हें बैकडोर एंट्री करनी है, बैकडोर एंट्री करते हैं। इन्होंने मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन चेंज किया, मैं सारे टीचरों को दिखाया, वो सही आंसर था, उसका फाइनल आंसर की चेंज कर दिया। चाहता हूँ, जब से रिजल्ट आया है हमने 500 लेटर यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। फिर एक मिनट, कितनी बार मैंने रिसीविंग दी है, मैं आगरा से यहाँ आया, 5 दिन मुखर्जी डेली चक्कर देता था, डेली आता था ऑफिस में, मैं बोलता था कि मुझे चेयरमैन सर से मिलना है, कुछ नहीं बोलते कि आप एप्लीकेशन दे दो, कुछ नहीं हो रहा। और ये क्या है, जैसे आप कोर्ट केस भी करोगे तो किसी भी झोला छाप टीचर को उठा के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बता देंगे कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। एनसीईआरटी को डिनाई करेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक को डिनाई करेंगे, किसी भी टीचर को उठा के भले ही वो गलत बता दे कि ये आंसर अपने हिसाब से सही करके दे देगा, तो उसको एनसीईआरटी को भी गलत बता एनसीईआरटी को गलत बता देंगे। अगर एनसीईआरटी गलत है, सारी भारत की बुकें गलत है, तो बंद करा दो पढ़ाई लिखाई भाई। फिर जब स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेगा, फिर जब एनसीईआरटी को गलत बताया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था 2023 में, हमारे एक माननीय टीचर थे, उन्होंने कहा ये आंसर सही है हमारा, उनको ऐड कर लिया बस। इस बार इस देश में और भी कई संस्थाएं हैं जो बच्चों को रिक्रूट करती हैं, जॉब देती हैं, जैसे आईयूपीएस हो गई। आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ना आंसर की आईयूपीएस में, लेकिन ये हर बार ऐसा करती है, तो देश के डीओपीटी का इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। 130 में से 9-10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके। आप मतलब टेस्ट जो लेते हैं छोटे मोटे कोचिंग वाले, ये हमने शॉर्ट मॉक दिया है,
उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 9 क्वेश्चन गलत। जो छोटे मोटे कोचिंग 130 क्वेश्चन आराम से सेट कर सकते हैं, तो क्या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है? दूसरा ये है, जैसे क्या है, अगर आप एनसीईआरटी को कैसे डिनाई कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को कैसे डिनाई कर सकते हो? इन्होंने 2023 में कर रखा है, किसी भी टीचर को उठा के एविडेंस कोर्ट में लगा रहे। अरे जो क्वेश्चन सही है उसको सही तो मानो, कम से कम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानना है। फॉर्म भरते हैं सर, 36 लाख फॉर्म भर रहे हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हो? ये खिलवाड़ है सर। आपके 130 में से 10 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। आपको क्या लगता है क्या सब हो रहा है? मतलब 130 क्वेश्चन हो रहा है, फिर आप बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो पढ़ते हैं उसको गलत ठहरा दे रहे हैं, तो फिर आपको हम क्या करें? क्या मतलब क्या लग रहा है? आप ये बैकडोर एंट्री का मामला है। हर साल सर कई पोस्ट खाली रह जाते हैं। अब ये पता नहीं किसको देते हैं, क्या करते हैं। कभी कभार ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, फिर उनके बाद सर रॉ आंसर ये आती है, बच्चों से रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, हर रिप्रेजेंटेशन के 100 रुपीज मांगते हैं, बच्चे बल्क में डालते हैं और जिस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लगती है उस क्वेश्चन को बोनस मार्क्स टू ऑल कर देते हैं, और उसमें जो बच्चा सही करके आया है उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, 0। लेकिन जो बच्चा गलत करके आया है उसको -4 का प्लस हो जाता है, -4 का लाइक अगर जो सही करके आया है उसको -4। एक्चुअली में क्या है कि आप देखो कि एक ऐसी शिफ्ट, 2 शिफ्ट में मेंस का एग्जाम होता है और 2 अलग अलग दिन हो रहा है, जैसे तो 2 शिफ्ट हैं, अब दोनों का लेवल जो है ना पेपर का उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो इसमें 2 इश्यूज रेज हुए हैं। पहला हुआ नॉर्मलाइजेशन का इशू, जिसमें क्या होता है कि दोनों का लेवल बैलेंस करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं और नॉर्मलाइजेशन से कोशिश करते हैं कि दोनों का बैलेंस हो जाए। लेकिन अब नीट में किए थे, बिल्कुल वही वाला। अब होता क्या है कि वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इनका क्या नॉर्मलाइजेशन सही है, लगाना सही है? मैं वही बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से हो क्या रहा है, वो 3-4 नंबर का अंतर आए तो सही है, वो फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी फॉर्मूले में 25 से 30 नंबर का अंतर आने लग जाए तो बच्चे का रिजल्ट ही पलट जाएगा। ये तो पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा मैं बताता हूँ आपको कि दोनों शिफ्ट में मान लो कि 10-10 क्वेश्चन गलत हो गए। अब वो 10 क्वेश्चन पे मान लो इस भाई साहब ने पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इसने टाइम पूरा लगाया उसमें, है ना, इसके मान लो 15 मिनट बर्बाद हो गए और उन 10 क्वेश्चन को करने में। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है, मान लो कि आप हैं वो विद्यार्थी, आपने वो 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, उसको भी सेम नंबर मिल गया तो उसका रिजल्ट। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों में ना दोनों ही विद्यार्थियों को पूरे नंबर दे दिए। यानी फायदा क्या, जो करके आया, जो नहीं करके आया, और नहीं करके, जो पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला, तो यही दिक्कत हो रही है। यही तो कह रहे हैं कि रिजल्ट ही पलट गया। जो इंस्पेक्टर बन सकता है वो टीए पे रह गया, टीए वाला जो वो पास हो गया। अब ये देखो कि ये अगर कोई क्वेश्चन का उत्तर सही आपके पास है तो उसका उसी बंदे को आंसर का जो है मार्क्स मिलने चाहिए जिसने उसको अटेम्प्ट किया है, ना कि किसी दूसरे को मिलना चाहिए। अब सपोज करो कि बिना अटेम्प्ट किए मार्क्स, जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको तो मार्क्स कैसे ही मिल सकते हैं? इसमें एक ये भी इशू यहाँ पे रेज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है इन बातों से परेशान है। हालांकि अब किसी 2024 में जो सिलेक्ट हो गए उनके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट आप उनको भी अंदर लीजिए। अगली बार से इसको सही किया जाए, हर बार यही रहता रहेगा तो जो पढ़ने वाले बाहर रहेंगे। बिल्कुल हम 2024 में भी चाह रहे हैं कि चाहे आप एक्स्ट्रा वैकेंसी करके या जैसे भी करके, हम किसी का ये नहीं चाह रहे कि बुरा चाह रहे कि नहीं उसको जी बाहर कर दो, वो डिजर्विंग नहीं था। लेकिन जो डिजर्विंग है कम से कम उनको तो करिए, उनकी क्या गलती है? अब इनमें से कई बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट था, तो आखिरी अटेम्प्ट में वो बच्चा तो आगे फिर दे ही नहीं सकता एग्जाम। जैसे ही रेडियो टेक्नीशियन की पोस्ट थी, इन्होंने सिलेक्शन फेज 9 के थ्रू हुआ था। फर्स्ट पेपर हुआ वो क्लियर किया, सेकंड पेपर में इन्होंने फिजिकल लिया, उसके लिए सिर्फ 3 दिन मिले थे। 3 दिन के अंदर मैंने फिजिकल क्लियर किया। उसके बाद पेपर 2 हुआ। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को लेके कट ऑफ लगनी थी, उसके बाद होना था ये ट्रेड टेस्ट। मैंने फर्स्ट और सेकंड को लेके जो कट ऑफ लगनी थी वो मैंने क्लियर करी है, लेकिन उसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है सर। मतलब सारी चीज क्लियर करने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है? सर यहाँ पे है, मैम है, आपके सब साथ है, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे यहाँ पे आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। समस्या जो है उस चीज को बताइए, रोइए नहीं। सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने कट ऑफ क्लियर की, उसके बाद मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? ये 5 साल से चल रहा है, 2021 से चल रहा है ये। और कहाँ के रहने वाले? सर सहारनपुर की। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा सर बीमार है अभी। कैसे आप यहाँ पे रहते हो? कैसे खर्चा मैनेज होता है? कैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कैसे कैसे करके मैनेज करता है बच्चा। उसके बाद जैसे 27 को रिजल्ट आया, 28 को ही मैं हेडक्वार्टर पहुंच गई, वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद ये सैटरडे संडे और ईद की छुट्टी पड़ गई, आज खुला है, आज भी किसी ने नहीं सुना है सर। क्या करे बच्चा, आप ही बताओ, कौन हमारी सुनेगा? हमारे साथ कोई है भी नहीं, कौन सुनेगा हमारी? अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो लोग कहेंगे कि मीडिया का काम ये नहीं होता है, लेकिन इस बच्ची के आंसू को देखिए कि ये क्या फील कर रही है। आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या फील कर रही है।
5 साल 7 साल से जो बच्चे तैयारी करते हैं, और जब उनका सारा चीज क्लियर होने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, तो उसको एक स्टूडेंट और टीचर ही समझ सकता है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी सर नंबर नहीं है, तो आप ही बताइए इसमें गलती तो बताएं, कम से कम नंबर तो दिखाएं, कुछ तो बताएं कि कहाँ गलती है। अब पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे मान लें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ट्रेड टेस्ट में सर ने बोला था कि सारे बच्चे पास हैं। इस बच्चे की ईमानदारी देखिए कि इतना कुछ होने के बाद नहीं कर रही है कि नहीं मुझे आप सिलेक्शन दे ही दो, पूछ रही है कि मेरी गलती कहाँ है, बताइए मैं सुधार करूंगी, बस सवाल कर रही है आपसे, तो सवाल का जवाब तो कम से कम दीजिए। सर कहीं मिस्टेक हुई है इसके रिजल्ट में, क्योंकि वो जो जिसमें क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? सर मुझे लगता है वो जिसमें रुका है वो ट्रेड टेस्ट था, और उसमें कोई भी बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऐसा पेपर था ही नहीं कि उसमें बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट कराया था और उसमें सारे बच्चे फाइनल क्लियर करके आए हैं। मेरे साथ भी 9 लड़कियां थी, 9 में से 1 लड़की का रुका है, और जिसमें कि उसमें सीट भी बची हुई है अभी। तो ऐसा तो हो नहीं सकते कि 70 के 70 बच्चों ने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ एक बच्चा ऐसा बुद्धू निकला कि नहीं आता उसको कुछ, मतलब पूरे बैच में एक ही बच्चा का नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर ने इसको इसके साथ अनफेयर किया है, या सारे ही बच्चे सिलेक्ट हो गए, इतने इंटेलिजेंट वहाँ पे कोई सारे। आप ही बताइए 70 बच्चे अगर आ रहे हैं और एक बच्चा रुक जाए, ऐसा पॉसिबल है? ये तो अनपॉसिबल बात हुई ना। हो सकता है 4 बच्चे रुक सकते थे, 5 रुक सकते थे, पर ये तो अनफेयर हुआ है ना इस लड़की के साथ। ट्रेड टेस्ट में सर ने मुझे बोला भी, मतलब जैसे करके बताई थी तो मुझे बोल रहे थे वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद भी मेरा नंबर नहीं आया सर, ये ऐसे तो कैसे एक्सेप्ट होगा? वो एग्जामिनर ऐसे क्या उम्मीद करती हैं आप एसएससी ऑफिस की तरफ से? अब क्या मुझे लगता है कि इनसे गलती है, क्योंकि रिजल्ट में 2 रोल नंबर सेम आ रखे हैं। हमें लगता है सर जो रिजल्ट 2 रोल नंबर सेम 2 रोल नंबर सेम है, मतलब कहीं तो मतलब एक बच्चे का 2 बार रिजल्ट शो कर दिया। ओनली 49 बच्चों का रिजल्ट निकाला था, उसको पीडीएफ को बनाने में ये लोग इतनी गलती कर रहे हैं। मतलब 49 बच्चों का नहीं, रोल नंबर नहीं सही से डाल रहे हैं, उसमें भी इतनी गलतियां कर रहे हैं। 2 बच्चों के सेम रोल नंबर डाल दिए। तो हम चाहते हैं कि इस बच्ची का जो ट्रेड टेस्ट हुआ है उसकी कॉपी की जांच हो, और कहाँ मिस्टेक हुई है, या तो दिल्ली पुलिस से हुई है या फिर एसएससी वालों से हुई है। जो भी रहा है, नंबर में चढ़ाने मिस्टेक हुई है या नंबर मार्क्स देने, क्योंकि एग्जामिनर ने इंश्योर किया था बिल्कुल कि आप पास हो, क्वालिफाई हो, क्योंकि ऐसा पेपर था ही नहीं कि जिसमें डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो जब एग्जामिनर इतना इंश्योर कर रहा है बच्चे को कि आप पास हो, क्वालिफाई हो, तो फिर ये गलती कहाँ पे आई है? जब वो 4-5 राउंड क्लियर करके आया है फाइनल तक, जनरल की कट ऑफ पार कर रखी है उसने, मार्क्स 128 पे कट ऑफ गई है फाइनल नीचे की, और इसके नंबर 144 बैठते हैं। तो बताइए 128 गई और इसके नंबर 144 बैठते हैं, तो बताइए कैसे हम कैसे मान ले कि डिस्क्वालीफाई है हम? इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारी आवाज पहुंचाई जाए सर। या तो दिल्ली पुलिस हमारा ये मैटर सॉल्व करे, या फिर एसएससी हमारा बताए। कोई क्या कहेंगे मैम इस बात? सर स्टूडेंट्स की ये सब बातें सुन के ना टीचर भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होने लगते हैं, कि मतलब बच्चों को हम लोग ना सर, खैर मैं तो एक ऑनलाइन टीचर हूँ, लेकिन जब बच्चों से मिलती हूँ तो उनको मतलब बैकएंड पे उनकी जब हम लोग मेहनत देखते हैं, और हम लोग जैसा जैसा बोलते हैं स्टूडेंट्स वैसे ही फॉलो करते हैं, और नंबर लेके भी आ रहे हैं। और रिजल्ट देखिए सर, जो स्टूडेंट्स को अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, 128 पे कट ऑफ बना है और इस बच्ची का 144। एसएससी के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप कुछ बताएंगे? बच्चे और टीचर यहाँ पे आए खड़े हैं एसएससी ऑफिस के बाहर, क्या हम क्या बताएं? इन्होंने 40 नंबर का जोल किया है, जिसके 200 नंबर 200 आपके भी बच्चे हैं यहाँ पे? हमारा बच्चा है, जिसके 200 नंबर है उसको 340 करके, 290 को 340 350 तक करके उसको सेलेक्ट किया। जिसको 350 नंबर है उसको डाउन करके 300 नंबर किया है। ये कैसे? 80 नंबर का जो, वो तो कुछ भी करने के लिए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोले जो मैंने कर दिया। आपके बच्चे कितने दिन से मेहनत कर? हमारा बच्चा 9 साल से लगा है, लास्ट अटेम्प्ट था ये। लास्ट अटेम्प्ट। और मैंने ये कह के जा रहा हूँ, इस ग्राउंड पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा और न्याय लेके रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब बताइए कि बच्चे 9 साल तक मेहनत करते हैं और लास्ट अटेम्प्ट बच्चे, अब उसके लिए अगर 50 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी खर्च करना पड़ेंगे, हम इनके कोर्ट की एसएससी की चर्बी को उतार दूंगा। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा कि ऐसा हो रहा है? अरे पैसा चल रहा है खुल के यार, और क्या होता है, पैसे से पद बिकते हैं। आपको कहाँ से पता चला कि नहीं यहाँ पे? तो 40 नंबर का क्या वो फूफा लगते थे जिनको 40 नंबर बढ़ाए? क्या क्यों बढ़ाए गए? हमारे लड़के क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या क्यों बढ़ाए गए? बताइए। इस दर्द का जवाब सिर्फ एसएससी ही दे सकता है कि कोई बच्चा 9 साल तक मेहनत करता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं ग्राउंड पे लड़ने के लिए। यहाँ पे आने के बाद तो तब जाएंगे इस दिल्ली से, तभी घर शपथ लेके आए। मैं चंबल संभाग का रहने वाला। अच्छा, चंबल से आए? हाँ, चंबल से आए, और चंबल का आदमी जो कहता पीछे नहीं हटता।
और मैं कह के जा रहा हूँ दिल्ली से तभी जाऊंगा जब यहाँ से न्याय लेके जाऊंगा। क्या लगता है आपको, न्याय अगर मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय दे, नहीं हमको फांसी दे, दो में से एक काम करे। हम ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ न्याय बिकता हो। न्याय आपको सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद रखी है? हमें पूर्ण भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, वो हमको न्याय देगा। और मैं यहाँ के बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, अपने बुद्धि विवेक से। हुए अत्याचार के लिए न्यायालय जाए और न्यायालय पे पूर्ण भरोसा रखे, 100% न्याय मिलेगा। अच्छे अच्छे मठाधीशों के न्यायालय में जब फंसता है कोस, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी के 40 बंदों ने पीडब्ल्यू के रेस्ट हाउस को बेच करके उनके वेतन का भुगतान हुआ है। न्यायालय में 3 साल तक केस लड़ा था। हमें न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी कि ऐसा किया जा रहा है? अरे आप खुद जानते हैं, पत्रकार रोज 10 दिन घूमते बजे का है। आप हमारे आए तो कुछ लाभ से ही आए हो, वेतन या और कछु सब चीज लाभ में चल रही है। अब न्याय कहीं है नहीं, कुल मिला के ये सिवाय कोर्ट अगर न्याय दे दे तो दे दे, और ये अपना सिस्टम तो दे नहीं सकता। इस सब के पीछे किसकी हाथ हो सकती है, क्या लगता है? अरे माल पैसा आ रहा अपने चल रहा है, ये सब चल रहा है। 2 नंबर का काम हो क्या रहा है, असली 1 नंबर का सब न्याय बिक रहा है। गरीब 100 रुपए की चोरी करने वाला जेल में, हजारों हजार करोड़ करने वाला संसद में बैठा है। क्या तुमको नहीं दिखता है? 100 रुपए की चोरी करने वाला जेल में पड़ा सड़ रहा है, आपको नहीं मालूम ये चीज? क्या करते हैं आप बच्चों हम को? कछु नहीं करते, ऐसे ही बने घूमते रहो। बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? क्या आपका मतलब? क्या गरीब को न्याय मिल रहा है बताइए? आप 100-200 रुपए की चोरी करने वाला 10-10 साल से जेल की सलाह काट रहा है। हजारों हजार करोड़ की चोरी करने वाला जो संसद में बैठे नियम बना रहा है। बताइए, एक गार्जियन की ये आक्रोश है, गार्जियन की ये अंदर की भड़ास है, जिसके बच्चे 9-9 साल तक तैयारी करते हैं। हकीकत है जिस देश की, अभी देश पूर्णतः आजाद नहीं हुआ है। जिससे तो अच्छी अंग्रेजों के जमाने में ट्रांसपेरेंसी थी। अंग्रेज तो चले गए, ये अपने बहनचोद दोगलों को छोड़ गए। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, न्याय मिलेगी और न्यायपालिका पे दोगलों को छोड़ गए, जो उनसे जो हाइब्रिड पैदा हुए वो देश चला रहे। मैम, बहुत बच्चों का सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन जो चल रहा है उसकी वजह से गड़बड़ी आ रही है, तो आप इसको, आप एक शिक्षिका हैं तो फिर इसको कैसे देखती हैं? सर, सबसे पहले तो पिछले 5 साल से मैंने ये देखा है कि जब जब एसएससी का रिजल्ट आया है, ऐसा हुआ ही नहीं है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी ना हो। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, बट इस बार इन्होंने कुछ हद ही कर दी। क्वेश्चंस भी बहुत सारे गलत दिए, और दूसरी बात है ना, इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने क्वेश्चंस गलत कर दिया और सबको नंबर दे दिया। इससे क्या हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिसको आंसर नहीं पता था, उनको भी फ्री का नंबर मिल गया। तो फिर जो पढ़े के आए, जो नहीं पढ़े, जो डिजर्विंग है, जो नहीं डिजर्विंग, तो बहुत बुरा लगता है ना जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं। तो हम टीचर्स भी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि मैम मेरा जो नेबर था उसका कम नंबर आया, उसका हो गया। आप लोग क्लासरूम में देखते हैं कौन बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कम कर रहा है, तो आप लोग भी लगता है कि ही इज डिजर्विंग। और उनका कहना है ना सर कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन सा एग्जाम का प्रोसेस है कि जहाँ कम नंबर वालों का हो जा रहा है और ज्यादा नंबर वालों का नहीं हो रहा है। तो बच्चे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। जो ये 2025 वाला अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें बच्चे आके बोलते हैं मैम जो 2024 में हुआ है उसको देखते हुए ना अब एग्जाम देने का मन नहीं हो। तो एसईसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करता है, अगर क्वेश्चन, सबसे बड़ी डिजास्टर सर, यहाँ से बच्चे निकल कर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, देश की समस्या का हल करेंगे, और उन्हीं बच्चों के साथ ऐसा होगा। सबसे बड़ी चीज ना, ये बहुत शर्म की बात है सर, 10-10 क्वेश्चन आप गलत दे रहे हो। चलो 1-2 क्वेश्चन को आप ह्यूमन एरर मान सकते हैं, आपका 7 से 8% क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, तो फिर नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट हमें दे दो, हम बना देंगे क्वेश्चंस। और लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा। मैम, आप लोग भी बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोग से कोई मिलने आया? कब से आप लोग बैठे? सर हम लोग 12 बजे से हैं यहाँ पे, और बस बात पे बात हो रही है कि आज वो यहाँ पे नहीं है, कल आएंगे, वो चल रहा है, बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात निकल के नहीं आई। बट हम लोग भी स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक चेयरमैन साहब हमसे जब तक यहाँ पे कोई नहीं आता है मिलने, तब तक आप लोग यहीं बैठे रहेंगे। जब तक स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग स्टूडेंट के साथ बैठे रहेंगे सर। मैम, आप कब से यहाँ पे बैठी हैं, आपकी क्या? हम भी यहाँ साथ में ही बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेक्स्ट अभी इस साल बहुत ज्यादा आपने देखा एरर हुआ है, इससे पिछली साल काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही। अभी कब तक ऐसा चलता रहेगा आगे? नेक्स्ट 2025 में अभी एग्जाम आने वाला है और उसके साथ अभी पिछला वाला इन्होंने रिजल्ट ठीक से क्लियर नहीं किया है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है, 2 शिफ्ट में जो पेपर कराए मेंस के लेवल पे, दोनों शिफ्ट में पेपर कहीं ईजी आया तो बच्चों के नंबर नहीं है। अभी क्या चाहते हैं कि 390 में से नंबर 400 पार लेकर जाए बच्चा, तब से एक बच्चे ने मुझे दिखाया कि
मार्क्स फुल मार्क्स 100 का है, लेकिन मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, कैसे पॉसिबल? तो ये जो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, जो एरर ये लोग कर रहे हैं, इस चीज पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। इस पर इनका तो एक एरर हो जाता है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स यहाँ मेहनत करते हैं 1-1 साल 2-2 साल, इनके जो साल खराब हो रहे हैं, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, वो कैसे इस चीज को सफर करेगा? तो इन सब चीजों पर एटलीस्ट एक डिस्कशन कर लें, एक बार एक बात कर लें। यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों की बात करने आए हैं, अच्छे ढंग से बात कर लेते हैं तो बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं पढ़ने और 2-2 साल 4-4 साल मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं वही जानते हैं, और कैसे रिजल्ट बनती है उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन उनको घर से भी प्रेशर होती है। तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे एसएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है उसके लिए, और बच्चों का कहना है कि नहीं इसको फिर से रिवाइज किया जाए रिजल्ट, और जो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि 5% से ज्यादा अगर टाइपिंग में गलती हो जाती है तो उसको रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, जबकि इसमें क्वेश्चन ही 7% से ज्यादा गलती है। तो बच्चों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बाकी आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।